चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। तो पहले ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे। ऑप्टिक्स के दो ब्रांच होते हैं, एक को हम लोग रे ऑप्टिक्स, दूसरे को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। रे में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ रखा है क्लास 10th में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत बेसिक। और वेव ऑप्टिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब एग्जाम्पल है। तो पहले हम लोग इसको पार्ट वाइज देखें कि ऑप्टिक्स क्या है। तुम टेस्ट दिया था, तुम लॉगिन हुआ था, देखने के लिए। उसके बाद तुमको कितने आए टेस्ट में मार्क्स? 13। तो ऑप्टिक्स बेसिकली ध्यान दे दो, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट डे है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स को हमने सिंपली डिफाइन किया कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का नेचर कैसा होगा? तो ऑब्वियसली लाइट का नेचर यदि हम ऑप्टिक्स में कहेंगे तो दो नेचर होगा, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक। प्रोडक्शन, लाइट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो हमारे पास जो सोर्सेस होंगे, कैंडल होगा, बल्ब होगा, लैंप होगा। और प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट जिधर ट्रैवल करेगा या वेव जिधर ट्रैवल करेगा। अब इसके बेसिकली दो पार्ट हो जाते हैं। एक को हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स को सिंपली ज्योमेट्रिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसलिए उसको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कहते हैं। दूसरा वेव ऑप्टिक्स है। तो वेव ऑप्टिक्स है तो इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स के बेसिकली दो ब्रांच। ऑप्टिक्स का मतलब सिंपल है कि नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसके दो ब्रांच हो गए, एक का नाम रे ऑप्टिक्स, दूसरे का नाम वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे आपको, अदरवाइज कोई स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में हम लोग शेयर कर लेंगे और फिर पीडीएफ 1-2 दिन में जाएगा। तो गर्ल्स वाले ग्रुप में आप भेज दोगे तो हम शेयर कर देंगे। नोट्स बन जाना चाहिए। ठीक, अब आ जाए ऑप्टिक्स। ये टॉपिक ही चल रहा है इसलिए बार बार ऊपर ऑप्टिक्स आएगा। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? इसे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। अब जब पार्टिकल नेचर होता है तो लाइट का जो प्रोपगेशन होता है लीनियरली होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इमेज का फॉर्मेशन मिरर के साथ, मिरर से, लेंस से कैसा होता है, और जो इमेजेस बनते हैं उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट है कि नहीं, उसको एबेरेशन कहते हैं। और डिफेक्ट्स को रिमूव करते हैं हम लोग। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उसका डिजाइनिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा हमारा रे ऑप्टिक्स का ब्रांच हो। इसका मतलब रे ऑप्टिक्स को हम लोग 2-3 पार्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसमें स्नेल्स लॉ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन सब के बारे में। दूसरा ब्रांच हमारा फिजिक्स का बन जाएगा, मतलब ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स।
इसे वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें 3 फेनोमेना कॉमन है। इंटरफेरेंस, जब दो वेव सुपर इम्पोज करेगा तो रिजल्टेंट वेव पैटर्न बनेगा, वो इंटरफेरेंस में आ जाएगा। लाइट किसी ऑब्स्टेकल से पास करने के बाद डेविएट हो जाए तो वो डिफ्रैक्शन में आएगा। लाइट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से या किसी डिवाइस से पास करे और उसका इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाए, उसका वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बेसिक चीज जाननी है। हम लोग जो पढ़ते, 2 तरह का सोर्स होता है। एक जो लाइट एमिट कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस, और जो लाइट एमिशन नहीं होता, जिसका अपना लाइट नहीं है, नॉन ल्यूमिनस। एमिट लाइट, प्रोपेगेट करना, लाइट का फैलना। स्विच ऑन कर दिया, लाइट फैल गया, स्प्रेड हो गया। ठीक। अब कहता है कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो लाइट को इमिट कर रहा है, जिससे लाइट निकल रहा है। तो वो लाइट यदि हॉट होगा, जैसे कैंडल के नियर खड़े हो जाओ या कैंडल के पास आप अपने हाथ को रखो तो वार्म फील होगा। लैम्प के नियर रखोगे तो वार्म महसूस होगा, तो हॉट है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकंडेसेंस। और जैसे हम एलईडी बल्ब है, उसके नियर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा हॉट नहीं हो रहा है, या टीवी के नियर है, बहुत ज्यादा हॉट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं लुमिनेसेंस। अब जब लुमिनेसेंस का केस बन जाए और जैसे ही स्विच ऑन किया और इमीडिएट लाइट ग्लो कर जाए, मतलब स्ट्राइक करना और एमिशन। ठीक। तो वही कहता है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन एक्साइटेशन एंड एमिशन। अब सोर्स प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, एमिशन हुआ और एक्साइट हो गए, तो उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट टाइम होता है, स्मॉलेस्ट टाइम का यूनिट होता है शेक, हैंडशेक, 10⁻⁻8 सेकेंड। यदि एमिशन और एक्साइटेशन का टाइम पीरियड 10⁻⁻8 सेकेंड से कम है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंस। स्विच ऑन किया, हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर गया तुरंत। तो ये एलईडी ट्यूब के ऊपर लिखा रहता फ्लोरेसेंस ट्यूब। खरीदने जाओगे तो मिलेगा एलईडी ट्यूब के पास की स्विच ऑन करेंगे, इमीडिएट बल्ब ग्लो कर जाएगा या लाइट एमिट हो जाएगा। इसको फ्लोरेसेंस ट्यूब भी कहते हैं। अब लाइट ऑन किया और आधे घंटे के बाद बल्ब जल रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो पहले जो लाइट, वेपर लाइट होता था स्ट्रीट लैंप में, शाम में 6 बजे ऑन हो गया और 7 बजे जाकर के पूरा लाइट एमिट करता था, 1 घंटे बाद। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो क्या बन जाता? फॉस्फोरेसेंस, जिसमें टाइम ऑफ एमिशन और एक्साइटेशन बहुत ज्यादा है। ठीक, इसलिए फॉस्फोरेसेंस या वेपर लाइट को हटा दिया गया, उसकी जगह पर एलईडी बल्ब ही यूज करते। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये सोर्सेस के बारे में जानना है, ऐसा नहीं कि इसको रटना, बेसिक चीज है। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ये वाला स्लाइड है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट कहता है कि यदि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम,
तो मीडियम में हम लोग वाटर ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में सब जगह सेम है इन ऑल डायरेक्शन। तो आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, उसको आइसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन यदि सेम हो रहा है तो उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम, और डिफरेंट जब हो जाता है तो उसको कहते हैं एनिसोट्रोपिक। If the speed of light in a medium is same in all direction, then the medium is said to be isotropic. Otherwise यदि different हो जाएगा तो anisotropic। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करता है उसको हम लोग कहते हैं ओमेगा बाई के, और उसका नाम है वेव स्पीड। तो वेव स्पीड क्या हो गया? ओमेगा बाई के। ये चीज याद रखना है। तो कैसे ओमेगा बाई के? तो v इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ओमेगा बाई के। क्यों हुआ? तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और के होता है 2 पाई बाई लेमडा। न्यू लेमडा क्या बन गया? स्पीड बन गया। इसलिए जब भी हम लोग वेव स्पीड को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओमेगा बाई के। यही देखो लिखा है, जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करता, वेव प्रोपेगेट करता है। ठीक, और वेव ग्रुप, बहुत सारे वेव एक साथ चल रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेव ग्रुप और वेव पैकेट। उसका नाम पड़ जाता है ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी लिखने का तरीका होता है वीजी, डी ओमेगा बाई डी के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है कि जब ग्रुप के फॉर्म में रहेगा वेव तो उसका नाम हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। अब आ जाए फोर्थ। एक ऐसा मीडियम जिसमें वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो वैसे मीडियम को हम लोग डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। वैसे मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ये आपको मीडियम के बारे में सिर्फ बता रहे कैसा कौन सा मीडियम है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिकल पाथ। इसका वैल्यू आपको याद रखना है। ये कहता है कि जैसे मान लो हम लोग किसी मीडियम में, ये मीडियम है, यहां से लाइट एंटर किया और इस मीडियम में पास कर गया। अब इस मीडियम में या इस मीडियम का थिकनेस हम डी ले लें, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लें, तो ऑप्टिकल पाथ होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो भाई वेव स्पीड जो चला वो सी स्पीड से चला, तो सी इंटू टी, और ये जो टाइम लगा इस मीडियम से पास करने का उसको लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी, और वेलोसिटी मीडियम में क्या लिखते हैं? वी, और सी बाई वी का रेशियो क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इंटू डी। अब ये स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह देगा कि एक मीडियम का थिकनेस 4 सेंटीमीटर है और वो मीडियम ग्लास है, तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? तो 4 सेंटीमीटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.5 होता है। सिंपल हम लोग
म्यू इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या होगा, साइज ऑफ द मीडियम, मतलब डी का मतलब जो विड्थ है या जो मीडियम का लेंथ है, मीडियम में जो लाइट ट्रैवल कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, नोट कर लो। हो गया? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। कहता इफ द रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, एक रे पास करा एक मीडियम से दूसरे और उसमें किसी तरह का डायरेक्शन में बदलाव नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। जैसे मान लो ये एक मीडियम है, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया और इस मीडियम में डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये जो रे बनेगा इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, इसको ट्रांसमिशन कहेंगे। उस मीडियम में उसका डायरेक्शन वही रह जाएगा, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट। कहता लाइट एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, प्रोपेगेशन हो रहा है। अब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या लिखा, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अब कहता है यदि लाइट किसी मीडियम में एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पता नहीं कुछ सिंबल बनाया था वो इसमें सपोर्ट नहीं करता वो सिंबल, इसलिए दिक्कत आ रही। कहता है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, यदि लाइट एब्जॉर्ब हो रहा उस मीडियम में और इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा, मतलब समझोगे ये एक मीडियम है, यहां से लाइट आया और वो इंटेंसिटी इसका आई नॉट था, जब मीडियम में पास किया तो इसका इंटेंसिटी आई हो गया, इसका मतलब आई में बदलाव आया। अब वो जो बदलाव आया उसका रिलेशन क्या आया, मीडियम में जो लाइट रिसीव किया वो आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू डी। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, यहां एक ग्राफ इसलिए सिखा रहे हैं। इसका मतलब इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेड्यूस कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इजीली समझ में आएगा। क्लासरूम में बैठे हो, अभी आप लोग सब लोग लिख रहे हो और बेंच के नीचे ले जाओ कॉपी को, बेंच ऑब्स्टिकल का काम करेगा? तो नीचे क्या कॉपी में उतना ही ब्राइटनेस रहेगा जो बाहर है? नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है तो वो ई का पावर माइनस म्यू इंटू डी, इसका मतलब एक्सपोनेंशियली इंटेंसिटी डिक्रीज करता है। तो ग्राफिकली यदि देखोगे तो इंटेंसिटी आई डिक्रीज करा विद डी, ऐसा ग्राफ आएगा। समझ में? इसलिए इंटेंसिटी किसी मीडियम से पास करने के बाद डिक्रीज करता है। एक मिनट, प्लस स्लाइड कट रहा है।
चलो, हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट आ जाओ, लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ मीडिया। इंटरफेस समझते हो? दो मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट करता उसको इंटरफेस कहते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा रेड बॉर्डर है, इसके अंदर ये लेटर लिखा हुआ है। अब जो भी हम मार्क करेंगे वो इसके बाहर करेंगे। हम यहां मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, इस बॉक्स के बाहर ये मार्किंग, ये बॉक्स के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरफेस कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब ये ग्लास स्लैब है, यहां लाइट का अलग नेचर, यहां लाइट का नेचर अलग, ये क्या कहला देगा, इंटरफेस बाउंड्री। तो लाइट का बिहेवियर देखना, ठीक। तो ये हमारे पास एक मीडियम स्लैब का बना हुआ है, मीडियम 2, और ऊपर वाला मीडियम ए है, एयर 1। इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट मिला, और फिर ये हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट मिला, रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश बना। इसका मतलब लाइट के 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट क्या बना, रिफ्लेक्शन, दूसरा पार्ट क्या बना, रिफ्रैक्शन, और तीसरा कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब भी तो हो गया होगा। तो 3 पार्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जब भी लाइट पास करेगा किसी मीडियम से तो 3 पार्ट में ब्रेक करेगा। तो पहला क्या हो गया, पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, उसी मीडियम में यदि चला जाए तो उसका नाम रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर? दूसरा क्या बन जाएगा, जब दूसरे मीडियम में चला गया, ट्रांसमिशन हो गया। और तीसरा क्या बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में? 3 पार्ट। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए मैं सिखा रहे हैं, यहीं से अब हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट। हमारे पास लाइट का इंटेंसिटी आई, ध्यान देना, कितने पैरामीटर होंगे, क्या क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट सी, लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू, लाइट का वेवलेंथ लेमडा, लाइट का एम्पलीट्यूड ए। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो इंटेंसिटी हम लोग आइडियल कंडीशन में मान लेते रिमेन अनचेंज्ड, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक। स्पीड में भी कोई चेंज नहीं, वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो इंटेंसिटी में बदलाव, वेलोसिटी में बदलाव, v बन गया c की जगह, ठीक। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, वेवलेंथ में चेंज लैम्डा डैश, और एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस। ध्यान दे दो, आई इंटेंसिटी, द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक।
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, ये सब सेम रह गया रिफ्लेक्शन में, आइडियल कंडीशन। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो इंटेंसिटी में चेंज होगा, ठीक, वेलोसिटी में चेंज, फ्रीक्वेंसी अनचेंज। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो अनचेंज रहता, वेवलेंथ में चेंजेस हो जाएगा और एम्पलीट्यूड में भी चेंज हो। आया समझ में? नोट कर लो। हो गया? तो यहीं तक करते हैं आज, थोड़ा पता नहीं अनईजी लग रहा है आज।